दोस्तों टिम और ली को देखते हैं, जिनको एक जुर्म में एक साथ एक ही जेल में लाया गया है। जेल के एंट्री गेट पर ही इस जेल का खूंखार वार्डन उनका स्वागत काफी गुस्सैल अंदाज में करता है और कहता है, वेलकम टू प्रिटोरिया, यहाँ सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल यह जेल यानी प्रिजन ऑफ प्रिटोरिया दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है, जहाँ गार्ड की अनुमति के बिना एक पिन भी बाहर नहीं जा सकती और आज तक के इतिहास में कोई भी कैदी यहाँ से भागने में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस जेल का यह रुतबा मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब यहाँ एंट्री हो चुकी थी अपने हीरो टिम जेनकिन की, जो यहाँ से ऐसे गायब होगा कि वार्डन भी सदमे में चला जाएगा। हालांकि जेल में एंट्री के वक्त वो भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि ये जेल वाकई काफी ज्यादा सिक्योर थी। लेकिन फिर भी टिम रास्ते में आने वाली हर चीज को बड़े ही गौर से देखता है कि कितने दरवाजे हैं और कौन सा दरवाजा कैसे खुलता है। उसने देखा कि सेल के कॉरिडोर में जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक ग्रिल डोर था। टिम उस पर पूरा ध्यान लगाता है। इसके बाद वे सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचते हैं और वह देखता है कि सेल से पहले भी एक ग्रिल डोर है और ये सभी दरवाजे चाबियों से खुलते हैं। मोंगो, जो यहाँ का मुख्य गार्ड है, टिम को उसके सेल में बंद करता है, जहाँ पहले एक ग्रिल डोर है और उसके पीछे एक स्टील का दरवाजा। इन दोनों को खोलने के लिए चाबी चाहिए। ली को भी उसके सेल में डाल दिया जाता है। दोनों के सेल्स पास पास हैं, तो वे दीवार पर थपथपा कर एक दूसरे से बातें करते हैं। टिम के दिमाग में उसी टाइम प्लानिंग शुरू हो जाती है। अगली सुबह 1 घंटी बजती है और सभी कैदी एक लाइन में अपनी सेल्स से बाहर आ जाते हैं और लाइन से ही मेस की तरफ बढ़ते हैं। टिम खाना लेकर देख रहा था कि कहाँ बैठे, तभी एक बुजुर्ग आदमी पीछे से आकर उसे एक खाली टेबल पर ले जाता है और उन्हें देखकर ली भी उनके पास ही आकर बैठ जाता है। अब यहाँ 2 तरह के कैदी थे, नीले कपड़ों वाले और ग्रे कपड़ों वाले, जैसे टिम। अब इन दोनों ड्रेस कोड का मतलब क्या है, वह समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा और वहीं हमें यह भी पता चलेगा कि टिम और ली यहाँ इस खतरनाक जेल तक कैसे पहुंचे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एस्केप प्लान आप अभी देखने वाले हैं वह कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां टिम और ली नाम के 2 कैदियों ने इस खतरनाक प्रिटोरिया जेल को लांघा था और बाद में टिम ने अपनी एक बुक लिखी और ये पूरी मूवी उसी बुक पर बनाई गई है। तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आप देख रहे हैं ज़ोरिक्स मूवीज। कहानी शुरू होती है साल 1973 से। ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका जल रहा था और इसकी वजह थी रंग भेद, यानी लोगों को उनके स्किन के रंग की वजह से इंसान न समझना। उस वक्त गोरे पुलिस वाले काले लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। इसी माहौल में टिम जेनकिन और उनके दोस्त स्टीफन ली की ग्रेजुएशन पूरी हुई। जब इन दोनों ने देखा कि सिर्फ स्किन का रंग डार्क होने की वजह से लोगों को इंसान नहीं माना जा रहा, तो उनका खून खौल उठा और फिर दोनों ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के आंदोलन का हिस्सा बन गए। ANC का मकसद था साउथ अफ्रीका को एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश बनाना जहां हर इंसान बराबर हो, चाहे उसकी स्किन का रंग कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कोने से आया हो। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि टिम 2 बैग लेकर निकला है। सामने ली खड़ा है। टिम एक बैग कूड़ेदान के पास रखता है और दूसरा थोड़ी दूर। उधर ली भी एक बैग किसी गाड़ी के पास रख देता है और जैसे ही टिम थोड़ा आगे बढ़ता है, पहला ब्लास्ट होता है। लेकिन यह कोई खतरनाक विस्फोट नहीं था। इस बॉम्ब से बस पैम्फलेट्स उड़ते थे जो लोगों को रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन इन दोनों के वहां से निकलने से पहले ही पुलिस आ धमकती है और दोनों भागने में नाकाम रहते हैं। फिर दोनों को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां ऑफिसर के जाते ही टिम के पास उसकी गर्लफ्रेंड डैफ्नी आती है, हाथ में कुछ पैसे लेकर। लेकिन ये पैसे छुपा कर रखने होंगे, क्योंकि अगर जेल में पैसे मिले तो सजा 12 साल और बढ़ जाएगी और अपील करने का तो सवाल ही नहीं उठता। टिम का साफ कहना था किसी फैशिस्ट जज से माफी नहीं मांगेगा वो। डैफ्नी वो पैसे उसके जूते में छुपा देती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद टिम बाथरूम में जाता है, उन पैसों को प्लास्टिक में लपेटता है, एक छोटी ट्यूब जैसी चीज में रखता है और उसे अपने शरीर के अंदर छुपा लेता है। फिर दोनों की सुनवाई होती है और जैसा टिम ने पहले ही कह दिया था, जज भी उसी फैशिस्ट सोच का था। उसके हिसाब से ANC का यह विचार कि सभी रंग और वर्ग के लोग एक समान हैं, यह एक खतरनाक आइडियोलॉजी है। उसकी नजर में काले लोग इंसान की श्रेणी में आते ही नहीं थे। चूंकि इस पूरे पैम्फलेट बॉम्ब ऑपरेशन का मास्टरमाइंड टिम था, इसलिए उसे 12 साल की सजा सुनाई गई और ली को 8 साल की, वो भी प्रिटोरिया की उस जेल में जो गोरों के लिए बनी थी। अब यहाँ जो ये नीले कपड़े वाले लोग हैं, ये दरअसल खूंखार अपराधी हैं जो मर्डर और रेप जैसे संगीन मामलों में यहाँ अपनी सजा काट रहे हैं। वहीं ग्रे कपड़े वाले वो लोग हैं जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ सरकार के सामने आवाज उठाई थी। खैर,
इस बूढ़े आदमी का नाम डेनिस है। तीनों के बीच बातचीत हो ही रही थी कि तभी वे देखते हैं कि गार्ड एक कैदी को कुत्तों की तरह बेवजह मारने लगता है क्योंकि वह काला है। यह देखकर सभी ग्रे कपड़े वाले कैदियों का खून खौल रहा था। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जेल किसी नर्क से कम नहीं है। बाहर एक्सरसाइज के दौरान डेनिस उन्हें जेल की असलियत बताता है क्योंकि उसे जेल के बारे में बहुत कुछ मालूम था और उसे यहाँ रहते काफी टाइम हो चुका था। वह कहता है कि दीवारें 20 फुट ऊंची हैं, ऊपर कंटीले तार हैं, रात भर सर्च लाइट्स चलती रहती हैं और दीवारों पर स्नाइपर्स तैनात हैं जो गोली मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। किसी भी दिशा में सुरंग खोदो, वापस जेल में ही निकलोगे। हाँ, एक दीवार जरूर है जिसके दूसरी तरफ कॉमन रोड है, लेकिन डेनिस साफ कहता है कि हर नया कैदी यही सोचता है कि वह भाग जाएगा, पर यहाँ से आज तक कोई नहीं निकला। जो कोशिश करने गया वह मारा गया। तभी लियोनार्ड नाम का एक दूसरा कैदी उन्हें देख रहा होता है। वह पास आकर कहता है कि डेनिस हर नए कैदी को इसी तरह डराता है। वह डेनिस से सहमत नहीं है। वह कहता है कि कुछ चीजें पहली बार भी होती हैं। वह बताता है कि सेल्स की दीवारें पक्के सीमेंट की हैं, तो वहाँ से निकलने की अगर कोई तरकीब तुम ढूंढ लो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तो टिम और ली को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनकी इस बातचीत को वार्डन भी दूर खड़ा होकर देख रहा था। हालांकि वह दूर था इसलिए उसे सुनाई तो कुछ नहीं दिया। अब जेल में 23 दिन गुजर चुके थे। इन दिनों उन्हें एक बोतल दी गई थी जिसमें वे पानी या काम के दौरान चाय कॉफी रख सकते थे। अब जेल से भागने का असली गेम शुरू हो चुका था। टिम रात को अपने सेल के दरवाजे के की होल को बड़े ध्यान से देखता है। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। उसके दिमाग में एक के बाद एक सैकड़ों आइडियाज आते रहे और अब उसे लगने लगा जैसे वह लॉक खुद उसे घूर रहा हो। और अब फाइनली वह टाइम आ चुका था जब टिम के दिमाग की घंटी बज चुकी थी। वह गार्ड के जाते ही फटाफट से एक कागज के टुकड़े को लेता है और उसे फोल्ड करके दरवाजे के की होल में डालता है और कुछ समझने की कोशिश करता है। अगले ही दिन इसके बाद वह लियोनार्ड को बताता है कि ब्रो, यहाँ से निकलने का तरीका मिल चुका है। लियोनार्ड कहता है, क्या भाई कोई सुरंग खोदनी है क्या? टिम कहता है, नहीं, सुरंग नहीं बल्कि चाबियां बनाएंगे और वो भी लकड़ी की। ये सुनकर लियोनार्ड हंस देता है और ली से कहता है कि भाई, अपने इस दोस्त को चाय वाय पिलाई की नहीं, ये बहकी बातें कैसे कर रहा है? भला लकड़ी की चाबी से भी लॉक खोला जा सकता है? वह चाबी लॉक के अंदर ही टूट जाएगी और साथ ही हमारी भी वॉट लग जाएगी। लेकिन दोनों मिलकर लियोनार्ड को किसी तरह मना लेते हैं। प्लान अब अगले कदम पर था। मेस में लियोनार्ड ने जानबूझकर अपनी प्लेट गिरा दी ताकि मोंगो का ध्यान भटका सके। जैसे ही मोंगो वहां आया, टिम की नजर सीधे उसकी बेल्ट पर लटकी चाबियों पर गई। टिम ने चाबियों की बनावट को अपने दिमाग में अच्छी तरह उतार लिया। अब टिम ने चाबियों का स्केच बनाना शुरू किया। जब भी मौका मिलता, चाहे वह एक्सरसाइज का वक्त हो या अटेंडेंस का, वह चाबियों की हर छोटी डिटेल को गौर से देखता। आखिरकार एक दिन स्केच तैयार हो गया और उसे पता चला कि जेल की सभी सेल्स की चाबी एक ही है। जेल में 74 दिन बीत चुके थे। वुड वर्कशॉप में काम करते वक्त टिम ने चुपके से लकड़ी के टुकड़े, सैंड पेपर और गोंद अपनी बोतल के पीछे छिपा लिए और ऊपर से एक कपड़ा ठूंस दिया ताकि हिलने पर आवाज न करे। तभी मोंगो वहां चेकिंग के लिए आ गया। लियोनार्ड ने कीलें गिराकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर मोंगो ने सबकी बोतलें चेक करना शुरू किया। जब टिम का नंबर आया तो उसने बोतल खाली करके हिलाई, लेकिन टिम ने सामान इतने अच्छे से फिट किया था कि कोई आवाज नहीं हुई। मोंगो को शक तो था, पर कुछ न मिलने की वजह से वह आगे बढ़ गया। रात के वक्त अपने सेल में टिम ने उन टुकड़ों को बाहर निकाला और रेती की मदद से चाबी का शेप बनाना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद लकड़ी की चाबी तैयार थी। टिम ने इसे अपने सेल के लॉक में डालकर घुमाया। पहली बार में थोड़ी दिक्कत हुई, पर दूसरी बार में ताला खुल गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। ग्रिल वाला दरवाजा तो खुल गया, पर उसके सामने अब स्टील का बड़ा दरवाजा था। दिक्कत यह थी कि इसका ताला बाहर की तरफ था, जहां टिम का हाथ नहीं पहुंच सकता था। टिम थोड़ा निराश हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसे अब एक ऐसी चाबी बनानी थी जो अंदर रहते हुए भी बाहर के लॉक को खोल सके। वह स्टील गेट की चाबी बनाने के काम में लग जाता है। जेल के 100 दिन पूरे होने पर कॉरिडोर की सफाई के दौरान टिम ने स्टील वाले दरवाजे पर अपनी नई बड़ी चाबी को टेस्ट किया। पहली कोशिश में चाबी नहीं घूमी तो उसने उसे थोड़ा और घिसा। दूसरी बार में लॉक तो खुल गया, लेकिन अभी एक और बड़ी दिक्कत सामने आ पहुंची। लॉक अब वापस अंदर ही नहीं जा रहा था। टिम के बार बार कोशिश करने के बाद भी वह लॉक अंदर नहीं गया और अचानक चाबी अंदर ही टूट गई। तभी वहां से एक गार्ड गुजरने वाला था। टिम घबरा गया और लॉक में फंसे लकड़ी के टुकड़ों को निकालने की कोशिश करने लगा। डेनिस ने फौरन एक चाकू उसकी तरफ फेंका, जिसकी मदद से उसने टुकड़े साफ किए और वहां से हट गया। लेकिन स्टील डोर का लॉक अब भी बाहर ही लटका हुआ था। शाम को जब मोंगो सेल बंद करने आया तो टिम सांस रोककर लेटा रहा। मोंगो की नजर उस लटके
हुए लॉक पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुका, पर फिर उसे इग्नोर करके सेल को लॉक किया और आगे बढ़ गया। अगले दिन टिम को विजिटर रूम ले जाया गया, पर वहाँ उससे मिलने कोई नहीं आया था। दूसरी तरफ लियोनार्ड अपने बेटे से मिल रहा था। भावुक होकर उसने कांच पर हाथ रख दिया, जिस पर मोंगो ने तुरंत उसे पीछे हटने को कहा। बहस बढ़ी तो मोंगो ने मुलाकात रुकवा दी और उसके बेटे को वहाँ से बाहर भिजवा दिया। लियोनार्ड बहुत गिड़गिड़ाया, पर मोंगो नहीं माना। यहाँ हमें पता चलता है कि लियोनार्ड का परिवार बिखर चुका है और मोंगो को उसकी बेबसी देखकर एक तरह की क्रूर खुशी मिल रही थी। लियोनार्ड अब किसी भी तरह जेल से आजाद होना चाहता था। उसने टिम और ली को साफ कह दिया कि अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन एक नई दीवार उनके सामने थी, बाहरी दरवाजा जो सिर्फ बाहर की तरफ से ही खुल सकता था। इस पेचीदा समस्या का हल निकालने के लिए तीनों ने अपना दिमाग दौड़ाया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जालीदार खिड़की से एक तार गुजारा जाए और उसकी मदद से दरवाजे के बाहरी ताले में चाबी डाल दी जाए। चाबी ताले तक तो पहुंच गई, लेकिन अब मुसीबत ये थी कि उसे घुमाया कैसे जाए। वे तीनों एक खाली सेल में जाकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक एक गार्ड वहाँ आ धमका और उनकी बातें सुनने लगा। लियोनार्ड की नजर उस पर पड़ी गई और उसने तुरंत टिम और ली को इशारा किया। उन्होंने पल भर में अपनी बात बदल दी। जब गार्ड ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मासूमियत से कहा कि कुछ नहीं, बस सेल की सफाई कर रहे हैं। इसी बीच ली के दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसने सुझाव दिया कि झाड़ू का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई खिड़की के ताले तक पहुंचने के लिए काफी थी। चाबी को घुमाने का असली तरीका टिम को तब सूझा जब वह वुड वर्कशॉप में एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते देख रहा था। उसके दिमाग में समाधान बैठ गया। टिम ने लकड़ी का एक घूमने वाला स्टैंड तैयार किया जो बिल्कुल असली चाबी की तरह काम कर सकता था। उसने इसे झाड़ू के सिरे से अटैच किया और ताले में डालने की कोशिश की। निशाना सही लगे, इसके लिए उसने टूथब्रश के ऊपर एक छोटा शीशा लगा लिया। पहली बार में चाबी अंदर नहीं गई। टिम ने उसमें सुधार किया, दोबारा कोशिश की, पर फिर नाकाम रहा। तभी एक खतरनाक समस्या हो गई। लकड़ी की चाबी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। टिम ने बिना वक्त गंवाए च्युइंग गम निकाला, उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाया और बड़ी सावधानी से गिरी हुई चाबी को वापस उठा लिया। पूरी रात की इस जानलेवा मेहनत के बाद आखिरकार वह दरवाजा खुल गया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने अपनी बनाई हुई चाबियों को एक जार में भरा और बगीचे की मिट्टी में गाड़ दिया। किस्मत देखिए, ठीक उसी समय टावर से एक गार्ड उन्हें देख रहा था। उसे पहले से ही शक था, क्योंकि उसने उनकी कुछ बातें सुन ली थी। वह सीधा ली के पास आया और उसका बैग चेक करने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। जब वह टिम की ओर गया तब तक टिम जार को दफना चुका था। गार्ड के सवाल पर टिम ने काफी इत्मीनान से जवाब दिया कि वे सिर्फ गार्डनिंग की बातें कर रहे थे। गार्ड मान गया और चला गया, पर यह सब डेनिस देख रहा था। उसने टिम को फिर समझाया कि भागने का ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह प्लान बुरी तरह फेल होगा और गार्ड्स उन्हें देखते ही गोली मार देंगे। टिम को अब एहसास हुआ कि अगर सच में भागना है तो टीम बढ़ानी होगी। उन्होंने धीरे धीरे और कैदियों को साथ लेना शुरू किया, जिनमें ज्यादातर राजनीतिक कैदी थे। ये नए लोग अब मिशन में हाथ बटाने लगे। कोई चोरी छिपे कपड़े ला रहा था तो कोई जरूरी औजार। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी ने चुपके से टिम को साबुन की एक छोटी टिकिया दी। मौका मिलते ही टिम ने चाबियों का शेप उस साबुन पर उतारा और उसे कचरे के डिब्बे के नीचे सुरक्षित कर दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड टिम के लिए नया चश्मा लेकर आया और मुस्कुराते हुए एक खौफनाक खबर दी। उसने बताया कि जिस अश्वेत कैदी ने उनकी मदद की थी उसे भागने की कोशिश में गोली मार दी गई है। टिम का खून खौल उठा, पर उसने खुद पर काबू रखा। अब टिम और लियोनार्ड ने रात में भागने का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने अपने सेल खोले, पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोला और बिना आवाज किए नीचे उतरे। नीचे एक मोटा गार्ड तेज म्यूजिक सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने अगला दरवाजा खोलने के लिए चाबी घुमाई, अचानक म्यूजिक बंद हो गया और गार्ड उनकी तरफ आने लगा। वे तुरंत पास की एक अलमारी में घुस गए, जिसका दरवाजा ठीक से बंद भी नहीं हो रहा था। गार्ड पास आया, कुछ बोला और ऊपर चला गया। उन्होंने फिर कोशिश की, पर तभी ऊपर किसी कैदी को तेज खांसी आने लगी। टिम समझ गया कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है। वे सारे दरवाजे बंद कर फिर से उसी अलमारी में छिप गए। गार्ड जब नीचे आया तो उसे फर्श पर पसीने की कुछ बूंदें दिखीं, जो टिम और लियोनार्ड की घबराहट की निशानी थी। पर गार्ड ने उन्हें मामूली समझकर अपने जूते से मसल दिया और चला गया। अगली सुबह टिम थकान की वजह से नहीं जाग पाया। वार्डन और गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती उठाया। वार्डन समझ गया था कि टिम रात भर सोया नहीं है। टिम बस माफी मांगता रहा। इसके बाद गार्ड्स ने लियोनार्ड के सेल की तलाशी ली और उसके बेटे के भेजे सारे खत नष्ट कर दिए। लियोनार्ड का गुस्सा फूट पड़ा और नतीजा उसे घसीटते हुए एकांत कारावास में डाल दिया गया। आखिर में वार्डन ने टिम को बुलाकर उसे प्रतिबंधित सामान रखने के लिए फटकारा। गुस्से में उसने टिम का सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और तभी उसकी नजर लकड़ी की चाबी के उस छोटे टुकड़े पर पड़ी जिसे टिम फेंकना भूल गया था। टिम अंदर तक हिल गया। वार्डन के पूछने पर टिम ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उसे फोटो स्टैंड बताया। उस समय ये कोई नहीं सोच सकता था कि लकड़ी की चाबी भी बनाई जा सकती है, इसलिए वार्डन को ज्यादा कुछ पता नहीं चला। वह चेतावनी देकर वहाँ से चला तो गया, पर टिम अब बुरी तरह पैनिक करने लगा था। जेल से भागने का इतना बड़ा प्लान
गार्ड की नाक के नीचे बनाना टिम को अंदर से तोड़ रहा था और उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे, लेकिन वह अपने डर को काबू में रखकर आगे बढ़ता रहता है। अपनी पिछली गलती से सबक लेते हुए अब वे चाबियों को अलग अलग लोकेशंस पर छिपाने लगते हैं। वे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं। तभी एक रात टिम दांत में दर्द होने की वजह से डॉक्टर के पास जाता है और वापस लौटते समय उसकी नजर एक खराब बिजली के दरवाजे पर पड़ती है। वह पास खड़े गार्ड को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है और उसी पल समझ जाता है कि भागने के लिए इस दरवाजे को खोलने की तकनीक ढूंढना सबसे जरूरी होगा। बाद में टिम बाकी राजनीतिक कैदियों के सामने कहता है कि अब उन्होंने जेल के अंदर 15 दरवाजों की 39 चाबियां बना ली हैं, लेकिन फिर भी वे भागने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि दरवाजे खोलना और असल में जेल से बाहर निकल जाना दो अलग अलग बातें हैं। डेनिस साफ तौर पर मना कर देता है और कहता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस जेल में रहना इस क्रूर सरकार के आगे झुकने जैसा है। फिर भी बाकी कैदी डेनिस का ही साथ देते हैं और इस मुद्दे पर लियोनार्ड और डेनिस के बीच तीखी बहस हो जाती है क्योंकि लियोनार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वे धीरे धीरे अपने कपड़े पहनना शुरू करते हैं और उसी वक्त नीचे की मंजिल पर एक भारी भरकम गार्ड तेजी से टॉयलेट की ओर दौड़ता है, मगर वह टॉयलेट जाम होता है। इस वजह से वह सीढ़ियों के पास बनी अलमारी में टूल्स तलाशने के लिए चला जाता है। वह अंदर रखे हुए डिब्बों और बक्सों को एक एक करके हटाता है और आखिर में औजार बाहर निकाल लेता है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है जहां उसे कुछ अजीब नजर आता है। वहां एक पेपर पिन फंसी होती है। ये वही पिन थी जिसका इस्तेमाल लियोनार्ड और टिम ने पहले इसी अलमारी में किया था। दूसरी ओर तीनों अपने कपड़े पूरी तरह पहनकर ब्लॉक का दरवाजा खोलने के लिए एकदम रेडी खड़े होते हैं। तभी नीचे से उस भारी गार्ड के हांफने और कराहने की आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर वे बुरी तरह चौंक पड़ते हैं। हालात एकदम टेंस हो जाते हैं। इसके बावजूद लियोनार्ड हिम्मत जुटाता है और दरवाजा खोल देता है। तीनों चुपचाप नीचे उतरते हैं और उसी अलमारी में छिप जाते हैं, मगर वहां एक बड़ी मुसीबत आ जाती है क्योंकि गार्ड उनका वह पेपर पिन उठा चुका होता है। इसलिए टिम अपनी उंगलियों से दरवाजा थामे रहता है और किसी तरह उसे बंद रखता है। थोड़ी ही देर बाद गार्ड दोबारा अलमारी में औजार रखने आता है। उसी पल डेनिस उनकी मदद के लिए गार्ड का ध्यान भटकाता है। डेनिस खुद बल्ब को तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता है और जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे गार्ड मजबूर होकर ऊपर जाता है यह देखने कि आखिर शोर किस बात का है। मौका मिलते ही टिम, ली और लियोनार्ड तेजी से अलमारी से बाहर आते हैं और अगले दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। वे बारी बारी से कई दरवाजे खोलते जाते हैं, मगर अचानक अगला गेट बंद मिलता है। तब उनको समझ आता है कि लियोनार्ड को पीछे जाकर उस बटन को दबाना पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रिक डोर खुलेगा। लियोनार्ड पीछे जाता है, बटन दबाता है और दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद तीनों फुर्ती से अंदर घुस जाते हैं। अब सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा था। टिम बाहर झांकता है। गेट खुला था और सामने साफ सड़क दिख रही थी। आजादी बस कुछ कदम दूर थी। खुशी के मारे तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर टिम उस आखिरी लॉक पर अपनी चाबियां आजमाने लगता है। 1 2 3 उसने सारी चाबियां लगा ली, लेकिन ताला टस से मस नहीं हुआ। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ तक पहली बार पहुंचे थे और यही सबसे बड़ी रुकावट थी। लियोनार्ड अंदर से पूरी तरह टूट गया। टिम कहता है, हमें वापस जाना होगा और इसकी भी चाबी बनानी होगी। लेकिन लियोनार्ड का जवाब साफ था, मर जाऊंगा पर वापस नहीं जाऊंगा। तभी लियोनार्ड की नजर उस दरवाजे के लॉक पर जाती है। वह ताला लकड़ी के एक खोखले फ्रेम के अंदर लगा था। लियोनार्ड तुरंत उस फ्रेम पर वार करना शुरू कर देता है। टिम घबरा जाता है क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा हो रही थी। वह लियोनार्ड को रोकने की कोशिश करता है और अंदर जाकर चेक करता है। आवाज कॉरिडोर तक जा रही थी। उसे डर था कि कहीं वह मोटा गार्ड सुन न ले। लेकिन वापस आकर जब उसने देखा कि फ्रेम लगभग टूट चुका था और लॉक बाहर दिख रहा था, तो टिम ने खुद लियोनार्ड को काम जारी रखने का इशारा किया। 5-10 वार और हुए। लॉक बाहर आ गया और दरवाजा खुल गया। तीनों जल्दी से अपने कपड़े और जूते पहनकर रेडी होते हैं। धीरे से दरवाजा खोलते हैं। मेन गेट कुछ ही दूरी पर था। एक एक कदम फूंक फूंक कर वे बाहर आते हैं, लेकिन तभी टिम को एक स्नाइपर नजर आता है जो उसी दिशा में आ रहा था। टिम तुरंत इशारा करता है और तीनों एक दीवार के पीछे दुबक जाते हैं। वे आईने से उस पर नजर रखते हैं। स्नाइपर के जाते ही टिम सबसे पहले बाहर निकलता है और फिर बाकी दोनों भी उसके पीछे निकल जाते हैं। वे अपना मैप देखते हैं, रास्ता तय करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही मोंगो वहां किसी से बात कर रहा था। तीनों ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप चलते रहे। आगे 2 गार्ड्स भी सामने से निकले, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। ऐसे ही बिना रुके एक एक कदम बढ़ाते हुए वे जेल से कोसों दूर निकल आए। उन्हें एक टैक्सी स्टैंड दिखा जहां गोरों और कालों की टैक्सी अलग अलग थी। तीनों ने खुद पर काबू रखा और एक अश्वेत टैक्सी ड्राइवर के पास गए। टिम ने अपनी जेब के सारे पैसे उसे थमा दिए और चलने को कहा। ड्राइवर ने कहा, सफेद लोगों वाली टैक्सी लो, पर टिम ने जिद की, नहीं तुम ही चलो। आखिरकार ड्राइवर ने उन्हें बिठाया और टैक्सी वहां से निकल गई। अगली सुबह मोंगो सबके सेल्स खोलने निकला। सबसे पहले वह टिम के सेल पर पहुंचा। जब काफी देर
तक टिम बाहर नहीं आया तो मोंगो अंदर गया। उसने बिस्तर पर हाथ मारा तो पता चला कि वहाँ कोई नहीं था। अपनी नौकरी जाने का डर मोंगो के चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह घबराहट में नीचे भागा। दूसरी तरफ कॉरिडोर में बाकी सभी कैदी ठहाके लगा रहे थे, क्योंकि इन तीनों ने वह कर दिखाया था जो नामुमकिन था। प्रिटोरिया शहर की सीमा पार करते ही टैक्सी के अंदर उनकी चीख निकल गई। आंसू और खुशी का एक साथ सैलाब उमड़ पड़ा। टिम ने उस काठ की चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर थामा हुआ था और उसकी आंखें भर आई थीं। फिल्म के अंत